नमस्कार सभी को। आज का जो विषय है वो ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिया गया होगा। हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट एंड डिबेट के इशू में आज का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो फ्रीडम है, जिसको स्वतंत्रता बोलते हैं। और मैं आपको इसका जो सिलेबस है वो भी शेयर करने जा रही हूँ, जो स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं सिलेबस इसका। This is a syllabus which I am sharing with you, students. ये आपका सिलेबस है जिसके अंदर सेक्शन ए में कोर कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, वेयर इज द सब टॉपिक्स आर नेगेटिव फ्रीडम एंड पॉजिटिव फ्रीडम, right? So today we are going to discuss on that. Hope you people will be comfortable with this topic, right? Sir, I just need one help of yours. How I can see the kids in which they are participating. 75 attendees are there. आप please carry on, ma'am. अपना आप lecture carry on रखें. Okay, sir. Fine. आप lecture carry on रखें और अब आप screen पे कुछ नहीं दिखा रहे हो ना. Now you are. I'm showing, sir. Another attachment is there which I'm showing. Okay. Go ahead, Monica. Go ahead, Monica. Go ahead, ma'am. There's an introduction of the freedom. Then we are चलिए going आपने to पहले do मना the. किया था ना कि मैं नहीं करूँगी, हाँ. मैं खुद ही क्लास लूँगी. Okay, go ahead. सुरेंद्र सर प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, करने दीजिए प्लीज। इसके अंदर आप जो अलग अलग विषय, इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे। स्वतंत्रता क्या है, सबसे पहले उसके स्वतंत्रता का क्या भूमिका है, हमें स्वतंत्रता चाहिए क्यों है, स्वतंत्रता के बारे में समझ क्यों होनी चाहिए, क्या स्वतंत्रता का जो एस्पेक्ट है वो आज के, जिसको आप कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, क्या हम उसको स्वतंत्रता मानते हैं कि जहां हमें इसको एक कंसेप्चुअल कि एक आधार के रूप में जानना जरूरी है कि व्यक्ति के आगे, राज्य के अंदर, जहाँ समाज, जहाँ विश्व के अंदर स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। उसके बाद स्वतंत्रता की भिन्न भिन्न परंपराएं, मीन कि स्वतंत्रता का आरंभ कहाँ से हुआ, उसके बारे में विचार विमर्श कैसे किया गया, और वो विचार विमर्श आज तक 21वीं शताब्दी तक आता हुआ स्वतंत्रता में क्या क्या परिवर्तन आए, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। वी हैव टू टेक अप टू द 21st century फ्रॉम द ग्रीक era. Then there is a issue, is a third which I am going to take, स्वतंत्रता की अवधारणा के विकास, how the freedom is developed with the passage of time, right? And then there is a negative and positive freedom, जिसको आप हिंदी में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। Then जो हमारा बहुत ही एक इसके बाद जो कंसेप्ट आएगा, स्वतंत्रता एक तैतरीय संबंध के रूप में कि एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता कैसे संबंधित है, और उसके बाद समकालीन गणतंत्र, क्योंकि आजकल जिस राज्य के रूप को हम देख रहे हैं वो एक लोकतंत्र गणतंत्र राज्य है, उसके अंदर कम्युनिटेरियन स्ट्रक्चर भी, जो उसके अंदर स्वतंत्रता का क्या अभाव है, जो आजकल आप मीडिया स्ट्रक्चर में भी देखते हैं। इस तरह से आपका जो लेक्चर है वो इस तरह से आप अपने नोट्स साथ के साथ लिख सकते हैं, जहां आप अपना माइंड इस तरह से आप करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट कि राजनीतिक विज्ञान में अन्य अवधारणाओं की भांति, अन्य अवधारणा मीन कि बहुत से व्यक्ति राजनीति के अंदर स्वतंत्रता को लेकर बहुत से अपने विचार देती हैं, मगर हमारे राजनीतिक विज्ञान के अंदर जब हम राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा लेते हैं, जब राजनीति के बारे में समझना चाहते हैं, हमेशा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अंदर हमें ग्रीक सभ्यता से इसकी शुरुआत करनी पड़ती है, जहां हमारे पास ग्रीक पाश्चात्य सभ्यता से इसका दर्शन सामने आता है। तो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में सभी चिंतकों के लिए इसका समान अर्थ, पर इतना ही नहीं, प्रमुख दर्शन में कुछ आपको रीड करके साथ में बताऊंगी जो आप पढ़ भी रहे हो साथ में। दार्शनिक के विभिन्न राजनीतिक परंपराओं के विद्वानों के बीच स्वतंत्रता के विचार को लेकर गहरा मतभेद रहा है। ये मतभेद अभी का नहीं है,
अगर हम नवीनतम आधार के ऊपर देखें, स्वतंत्रता आज का विषय नहीं है। स्वतंत्रता तभी का विषय जब राज्य का जन्म हुआ, जब समाज का जन्म हुआ, जब व्यक्ति को अपने नियमित अनुसार अपने जीवन को जीने का आधार नजर आया, तभी से उसका इसके अंदर एक चिंतन और मनन चल रहा है कि स्वतंत्रता को किस तरह से आंका जाए, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं मेजर करना। इसका मापदंड क्या है, स्वतंत्रता अपने आप में कहां पर स्थान व्यक्ति के जीवन में लेती है। क्या व्यक्ति द्वारा सोची गई जो चीजें हैं, जहां जो क्रिया करता है, जहां जो वो अपने कर्तव्य करता है, क्या वो स्वतंत्रता है? जहां जो राज्य द्वारा, जहां समाज द्वारा उसको प्रदान की जाती है, वो स्वतंत्रता है। आगे जो हमारी इसके अंदर जो विचारधारा को लेकर बात आती है, स्वतंत्रता की अवधारणा को अलग अलग वैचारिक परंपराओं के में अलग अलग ढंग से प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पे जब हम परंपराओं की बात करते हैं, ये परंपराएं सिर्फ भारतीय समाज की नहीं है, ये परंपराएं पूरे विश्व के अंदर, जो हम एक विश्व रूपी समाज की बात करते हैं, ये उसकी परंपराओं की बात आती है, जिसमें पाश्चात्य राज्यों को लेकर जितने भी ब्रह्मांड के अंदर इस समय हमारे सृष्टि के ऊपर, जहां यू कैन से ऑल द स्टेट्स इन द वर्ल्ड, the states have having its own definition to word about the liberty or the freedom, right? Then स्वतंत्रता की आगे शास्त्रीय उदारवादी क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर स्वतंत्रता की अवधारणा को बंधनों का अभाव के रूप में प्रभावित किया गया है। बंधनों का अभाव मीन कि किसी भी तरह से कोई भी बाध्य ना किया जाए, व्यक्ति किसी भी बंधन में व्यक्ति को किसी भी चीज में बांधा ना जाए, वो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट कर सके, जिसका तात्पर्य राज्य अपने कार्य क्षेत्र से वापस मुड़ना और राजनीतिक सत्ता के क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करना। व्यक्ति ने समाज का निर्माण अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किया था। जब हम हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में पढ़ते हैं, जो आपने अपने सेमेस्टर 1 के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी जब आपने शुरू की, राजनीतिक सिद्धांत शुरू किया, उसके अंदर आपको समाज और राज्य के निर्माण के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो राज्य के निर्माण से पहले जब समाज का निर्माण होता है, तो उसकी प्रत्येक अवस्था की बात भी की जाती है, जिसको हम आगे भी इस लेक्चर के अंदर में बातचीत करेंगे, जिसका तात्पर्य राज्य अपने कार्य क्षेत्र से वापस मुड़ना और राजनीतिक सत्ता के क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप, राज्यों के व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या व्यक्ति ने राज्य का निर्माण अपने लिए, ये अपने आप में एक दुविधा की बात भी है। क्यों? उसका मैं यहाँ आपको एक साधारण रूप में आपसे बातचीत के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ। जब हम राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं, तो हमारे सामने कुछ चीजों की मानसिक तौर पे समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे सामने जो भी विचारधारा आती है, जहाँ तो वो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन से शुरू होती है, और हमारी जिंदगी, जो हमारे जीवन का आधार है, वो भारतीय सामाजिक प्रणाली के अनुसार चलता है, जहाँ हमारे राज्य प्रणाली के अनुसार हम लोग अपनी स्वतंत्रता को भोगते हैं। इसके हमारे को हमेशा स्वतंत्रता को लेकर कहीं ना कहीं दुविधा बनी रहती है, और हम इसको अपने आप में स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। आज इसी लेक्चर के माध्यम से मेरी कोशिश ये होगी कि आपको दोनों चीजों का अंतर समझाकर, और स्वतंत्रता का आपके लिए क्या महत्व है, और स्वतंत्रता क्या कर्तव्य है, क्या स्वतंत्रता अपने आप में व्यक्ति का बोध है, ये कुछ जो क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर करना है। आपके जो मन के अंदर जो आपकी कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देना है इस लेक्चर के माध्यम से। आगे अगर मैं चलती हूं, तो जेएस में आप ये पढ़ रही हैं, जेएस मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को कम से कम मानव गतिविधियों उनकी परिस्थितियों के निर्माण के रूप में देखते हैं, जिनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एवं मानवीय पूर्ति का साधन। जस्ट मेरा हैंग आउट हुआ है, हाँ, दिस इज फाइन, यस। जेएस मिल 1984, जब मैं आपको किसी भी व्यक्ति के
नाम के साथ जब मैं वर्ष का मेंशन करती हूँ, ईयर मेंशन करती हूँ, तो यू हैव टू थिंक कि 1984 में वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स की डेवलपमेंट क्या है, जहाँ उस राज्य की स्थिति का सामाजिक और राज्य की मनोस्थिति कैसी है, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप आज के संदर्भ में उसके साथ तुलना करेंगे तो आपकी मानसिकता में उस चीज की कभी भी स्पष्टता नहीं आएगी। यू विल नेवर गेट द क्लैरिटी with those things if you will be compared with today time with the and that year time. So G.S. Mill, he is talking about 1984, right? And what he is saying? He is saying सकारात्मक उदारवादी स्वतंत्रता को उन परिस्थितियों के निर्माण के रूप में देखते हैं जिनमें व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास एवं मानवीय पूर्ति का साधन बन सके। अराजकतावादी स्वतंत्रता को एक निरपेक्ष मूल्य के रूप में देखते हैं और सभी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का विरोध करते हैं। अब यहाँ पर J.S. मिल का अनुमान ये है, जहां वो उस समय की स्थितियों की बात कर रहे हैं जब दुनिया के अंदर, जब देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो गई और जहां पर उदारवाद का जन्म हो चुका है, और उस समय उदारवादी राज्य अपने आप में प्रक्रिया में आ चुके हैं और लोगों की सोच और विचार जो है वो लोकतांत्रिक आधार पर चल रही है। अब यहाँ पर वो आगे ये कहते हैं, समाजवादियों ने स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण का अनुमोदन करते हुए राज्य के कल्याणकारी विधियां और आर्थिक प्रतिबंध के क्षेत्र में जिम्मेदारियों को बढ़ाने की उचित ठहराया है। अब यहाँ पर फ्रीडम का जो स्ट्रक्चर है वो एक वेलफेयर स्टेट, मीन द स्टेट इज वर्किंग for the people, for their welfare, to become, they become more comfortable in the state with the more facilities. The facilities can be the infrastructure, facilities can be the fundamental rights, the facility can be in a word as a human rights. अब जब हम इसकी बात करेंगे तब तक मानव अधिकार भी बन चुके हैं, तब तक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का आधार और दायरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। आगे मार्क्सवादी नागरिक, आगे अब आर्थिकता का भी स्वरूप एक दुनिया के अंदर देश लोगों के बीच में आ चुका है। मार्क्सवादी उन नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का विरोध करते हैं, क्योंकि जब आप मार्क्स को पढ़ते हैं तो मार्क्स राज्य के अंदर दो तरह की सिर्फ प्रक्रिया ही उसको मान्यता देता है, जिसको वो हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब एक कैपिटलिस्ट समाज और दूसरा मजदूर समाज। वो आर्थिक आधार के अंदर राज्य का विभाजन करता है दो चीजों में, कि राज्य के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक जो शोषण करते हैं और एक जो शोषित रहते हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब यहाँ पे आर्थिकरण का स्वतंत्रता के अंदर एक स्वरूप का जन्म हो जाता है जब हम मार्क्सवाद की बात को लाते हैं, और जब हम मार्क्सवाद को लेकर आते हैं तो आर्थिकता के आधार पर स्वतंत्रता का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है, जिसके कारण हमें और भी मानसिक आधार के ऊपर इसको समझने में मुश्किल लगता है। जो कंटेम्परेरी टाइम के अंदर आज के समय में व्यक्ति अपने आप में कंफ्यूज्ड है कि हाउ वी कैन यूज आवर फ्रीडम, हाउ वी कैन टेक द फ्रीडम इन अ स्टेट, ईदर व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, व्हाट द स्टेट सोशलिस्ट पीपल आर सेइंग, or what the word is saying. That is why the man is always confused with this concept. So we have to be very careful when we are reading about Marx, when we are talking about liberalist, when we are talking about socialist, क्योंकि हमें उनके मापदंड को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज के बारे में कहूंगी कि इनकी परिभाषाएं अलग से आप पहले अपने रजिस्टर के अंदर लिख लीजिए कि लिबरलिस्ट क्या है, या लिबरलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, ताकि जब भी इन शब्दों का प्रयोग हो और जब ये शब्दों का जन्म हुआ उन शब्दों का टाइम पीरियड फ्रेम भी आपको लिखना पड़ेगा, ताकि आपकी मानसिकता में ये चीज की बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हम किस समय की बात कर रही हैं और कब इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका कैसे विकास समय के अनुसार हुआ। क्योंकि जैसे ही साइंटिफिक रीजनिंग व्यक्ति की सोच शुरू होती है, साइंटिफिक रीजनिंग यहाँ पर मैं इस चीज की बात करूंगी,
जब साइंस ने कुछ चीजों का आविष्कार कर दिया, अब व्यक्ति उन चीजों के आधार पर अपनी सोच को आगे निर्धारित करना शुरू हुआ, विकास करना शुरू हुआ, और उसी आधार के ऊपर उसने राज्य और समाज के अंदर अपनी सोच को बना लिया। जैसे जैसे आविष्कार होते गए वैसे वैसे पूंजीपति समाज का बढ़ना और भी आगे बढ़ता गया, क्योंकि व्यक्ति की वो जरूरत बनती गई जो रोजमर्रा की चीजों के अंदर आ गया, और पूंजीपति समाज का अपना अलग से स्वरूप दुनिया के अंदर पनपना शुरू हो गया। और समाज और राज्य के अंदर जो हम कंसेप्ट्स की बात कर रही हैं, जिसके अंदर स्वतंत्रता, समानता, देन न्याय, इन सब की जो स्वरूप था वो बदलना शुरू हो गया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब आगे इसके आगे लेके आते हैं हम लोग बात, वो कहते हैं स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। मतलब स्वतंत्र जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को बांधता नहीं है। अगर मैं यहाँ पर गांधी जी का एक बहुत ही सरल भाव से बात करती हूँ, तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक के अंदर कहीं इस चीज का किसी को डाला, जब वो आपस में संवाद कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके शरीर के नाक तक ही सीमित होती है। मतलब व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहिए जहां उसको अपनी स्वतंत्रता का उतना अधिकार है जितना उसके शरीर के बाध्य चीजें हैं। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबरल से हुई है, जिसका तात्पर्य है मुक्त। अब जब हम इस शब्द को देखते हैं, मुक्त को देखते हैं, द मुक्त इज इंटायरली, बहुत से हिंदी जब हम इसको, जब फ्री वर्ड को हम लोग इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन फ्री करते हैं, फ्री अपने आप में बहुत से रूप धारण कर लेता है, मगर हम इस समय इसको राज्य और व्यक्ति के आधार पर मानकर चलेंगे, और परिस्थितियों के अनुसार राज्य के अंदर किस तरह से बदलाव आया उस तरह से ही हम इसका अर्थ लेंगे, ना कि जो आज के समय में जिस तरह से लोग स्वतंत्रता की परिभाषाएं दे रहे हैं, हम उसमें अपने आप को उस दलबल में फंसाएंगे नहीं, ताकि हम अपने आप में पूरा मानव बन सके, ना कि दूसरे द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करें। इस प्रकार स्वतंत्रता वहां पर बसती है जहां व्यक्ति पर बाहरी बंधनों का अभाव है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति बाहरी नियंत्रण अथवा दबावों से मुक्त है और स्वतंत्र निर्णय तथा सभ्यतव तरीके से कार्य कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। अब ये बाहरी नियंत्रण क्या है? ये बाहरी नियंत्रण समाज भी हो सकता है व्यक्ति के लिए, और राज्य के द्वारा लगाए हुए कुछ प्रतिबंध भी हो सकते हैं, जिसके बारे में वो बात करने की कोशिश कर रहा है। आगे जो आपका आता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्वतंत्रता के विभिन्न अवधारणाएं। जिस तरह से मैंने कहा है कि जब से राजनीतिक विज्ञान के अंदर सिद्धांतों का जन्म हुआ है, तब तक सिद्धांतों की अवधारणाएं समय समय से बदलती रही हैं, समय के अनुसार इनमें बदलाव आता रहा है। पाश्चात्य राजनीतिक इतिहास में स्वतंत्रता के विचार के विषय विविध हैं। मतलब पाश्चात्य मीन वेस्ट, यूरोपियन स्ट्रक्चर। जहां आज अगर आप मेरे से सवाल करेंगे तो आप पश्चिमी जब मैं राजनीति की बात करेंगे, आप मेरे से अमेरिका भी पूछेंगे, आप मेरे से 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में भी बात करेंगे, आप इन सारी चीजों की मेरे साथ सवाल यहाँ पर लेके आएंगे। मगर यहाँ पर जब स्वतंत्रता का जन्म होता है तो पाश्चात्य ग्रीक फिलॉसफी के अनुसार किस तरह से राजनीति में स्वतंत्रता के बारे में विचारधारा लाई गई, जहां उसके ऊपर बातचीत की गई, उसके बारे में हम बात इस समय कर रहे हैं। अतः विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या की है। लाइक HP कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता के प्राचीन एवं आधुनिक संस्करण के बीच भेद किया है। मतलब प्राचीन काल में स्वतंत्रता, क्योंकि उस समय राज्य की प्रक्रियाएं भी लगती, कहीं पर राजतंत्र था, राजा का शासन, कहीं पर कुलीन तंत्र था, कहीं पर तानाशाही थी, और अगर आज का हम समय देखें तो लोकतंत्र
जहां एकल्य सरकार, जहां पर वन पार्टी सिस्टम, मोस्टली दुनिया के अंदर इस समय लोकतंत्र राज्य प्रणाली चल रही है जो लोगों द्वारा चलाई जाती है। कोस्टे का तर्क है कि प्राचीन काल की स्वतंत्रता का तात्पर्य आवश्यक रूप से ग्रीक नगर राज्यों के शासन के में नागरिक के रूप में प्रत्यक्ष सहभागिता से था। मतलब अब वो भी प्राचीन के अंदर ग्रीक की बात कर रहे हैं कि जो उस समय ग्रीक नगर राज्य के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो नागरिक रह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर नागरिक जिसको राजा नागरिकता का स्वतंत्रता देता है, यह अपने आप में ही एक विचार तलब विमर्श करने की, अगर आप इसकी गहराई में जाते हैं तो आप यहाँ पर मैं बोलूंगी, जब आप पॉलिटिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उस समय ग्रीक स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा क्लियर किया गया है, जिसमें उसने बोला है द राजनीति का अर्थ है सिटी एंड स्टेट, नगर और राज्य। तो इसलिए प्राचीन काल के अंदर जब हम ग्रीक नगर राज्यों की बात करते हैं तो वो छोटे राज्य, छोटे नगर के अंदर रहने वाले नागरिकों की प्रक्रिया की बात कर रहा है, जिसके अंदर व्यक्ति पूजा राजा पे आश्रित है। नागरिक गतिविधियां विचार विमर्श, न्यायिक, सैनिक तथा अन्य कार्यकलाप शामिल थे। इसके विपरीत आधुनिकतावादियों ने स्वतंत्रता को निजी अधिकारों के संरक्षण के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें जीवन की अभिव्यक्ति, अंतरकरण, संघ बनाने और अन्य ऐसी स्वतंत्रताएं शामिल है जिसमें इस प्रकार आधुनिकतावादी का जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर है। अब देखिए, जब हम पूरा ऐतिहासिक सफर इसका देखते हैं, इस कंसेप्ट का सफर देखते हैं, ग्रीक टू टुडे, अब जा तो आप इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट से ले लीजिए, आप तब से अगर आप हिस्टोरिकली सारा कंसेप्ट देखते, अगर कुछ हिस्ट्री आपने 12th तक पढ़ी हुई है जिन बच्चों के पास सही है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं बताई गई हैं, ठीक है। तो आधुनिकता आते हुए राज्य का स्वरूप बदल गया। जब राज्य का स्वरूप बदल रहा है, राज्य के स्वरूप के बदलने पे व्यक्ति का व्यवहार बहुत बड़ा योगदान देता है। व्यक्ति का व्यवहार, पहले व्यक्ति किसी के अधीन था, किसी के विचारों के अधीन था। व्यक्ति पहले राजा को अपना राजा को ही वो अपना प्रभु भी मानता था और अपना सारे अधिकार उसको समर्पित करता था। मगर समय के अनुसार उसको जैसे जैसे प्रक्रियाएं बदलने लगी, व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार में बहुत सी चीजों का उसके अंदर, मैंने कहा ना, साइंटिफिक जब रीजनिंग आ गई तो व्यक्ति की सोच बदलनी शुरू होगी, जिसके आधार पर आधुनिक जो स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो भी बदलना शुरू हो गया, जिसके अंदर अभी व्यक्ति मतलब व्यक्ति अपने आधार पर स्वतंत्रता को कैसे लेता है। अंतरकरण संघ, द ग्रुप ऑफ द पीपल, हाउ दे आर टेकिंग, ग्रुप doesn't mean the group is created on the basis of society. Group may be your friends, मे बी योर ओन, आप अपने आप में ये पूरा एक संगठन है और अन्य ऐसी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। इस प्रकार आधुनिकतावादियों का जो व्यक्ति तक स्वतंत्रता पर है, मतलब जो आज का समय के जितने भी थिंकर्स हैं वह व्यक्ति के इंडिविजुअलिस्टिक लिबर्टी के ऊपर बात करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम के ऊपर बात करते हैं, व्यक्ति के व्यवहारिक सोच पर बात करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट को संदेह है कि आज राज्यों का आकार बड़ा हो गया है, इसलिए स्वतंत्रता की प्राचीन अवधारणा जिसमें नागरिकों की राज्य के मामले में प्रत्यक्ष भागीदारी संभव नहीं हो सकेगी, फिर भी यदि स्वतंत्रता की सुरक्षा रखना है तो भागीदारी के रूप में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधुनिक राज्य में अस्तित्व रहना अत्यंत आवश्यकता है। जब हम पाश्चात्य सभ्यता की बात करते हैं, जब हम पुरातन काल की बात करते हैं, तब दुनिया के अंदर जनसंख्या कम थी, राज्यों का आकार जनसंख्या के आधार पर बहुत कम था। अब राज्यों का आकार जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़ा बन चुका है, जिसके अंदर एक छोटे ग्रुप के लिए किसी चीज का तय होना और एक बड़े ग्रुप के लिए किसी चीज का तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्वतंत्रता का स्वरूप समय के अनुसार
बदलता है, मगर व्यक्ति को हमेशा स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय अपने environment को mean where the person lives or where the person born and how the person is getting the lifestyle of their society, their country, their nation, and then they have to think about a word. हम रहते तो भारत में हैं, मगर हम चाहते हैं कि अमेरिका की तरह हमें हर चीज यहीं पर मिल जाए। ये चीज नहीं हो सकती। ये जो चीजें हैं वो हमारी मानसिकता को हमेशा द्वंद में डाल के रखते हैं। हम दोनों तरह की जिंदगी में फंसे रहते हैं, जिसके कारण हम अपने अधिकारों की और अपनी स्वतंत्रता की पूर्ण तौर पर पुष्टि नहीं कर पाते हैं। और कुछ जो सत्ताधारी, जहाँ कुछ ऐसे विशेष लोग हैं जो हमें हमारी प्रक्रियाओं को करने के लिए मूर्ख बनाते रहते हैं। इसलिए राजनीतिक विज्ञान के अंदर जब आप इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को अपनी क्रियाओं को करने का तरीका करना आता है कि राज्य में, समाज में और दुनिया के समाज में और राज्य में मैंने अपनी प्रक्रियाओं को, अपने सिद्धांतों को किस तरह से चलना है। अब आगे चलते हैं हम। आगे मिलर ने अपनी पुस्तक लिबर्टी 1991, मैंने फिर आपको बार बार कह रही हूं, जब मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम और समय की बात करती हूं, आपको वो टाइम पीरियड का फ्रेम ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरे साथ मोस्टली जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उनका जन्म 2000 जहां 99 का बर्थ है, जिसके कारण पहली सारी चीजें उनके लिए इतिहास या हिस्ट्री है। इसलिए उनको समझने में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आती है, खास करके सिद्धांतों को समझने में, उनकी इसकी प्रक्रियाओं को समझने में मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस समाज और राज्य में उनका जन्म हुआ है वहां पर बहुत ज्यादा वैज्ञानिकरण सोच आ चुकी है। इसलिए बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड को लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें पहले और प्राचीनतम गणतंत्र आत्मक रिपब्लिकन मैकियावेली का जो कार्य है, मैकियावेली, रूसो, देन हॉरेंट और आधुनिक समय में स्किनर एवं पेटिट इस परंपरा के प्रमुख वक्ता हैं, जो स्वतंत्रता को तीन मुख्य उसमें मानते हैं। इस अवधारणा के अनुसार नागरिक सेवाओं एवं राजनीतिक गतिविधियों के निर्वहन के माध्यम से स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं। मैकियावेली एवं रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा की प्रकृति भी गणतंत्र आत्मक है। अब रिपब्लिकन जहां पर जब वर्ड आता है, अब राज्य के अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे, जहां जो छोटे छोटे घन थे, उन सब ने मिलकर एक बड़े घन को जन्म दे दिया। गणतंत्र, घनों से मिला हुआ एक राज्य, मतलब छोटे छोटे, आप अगर मैथमेटिकली इस चीज को देखते हैं, द स्मॉल टू कम बिग। जहां हम लोग साइंस का अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और उसको देखते हैं, इसी प्रकार से पहले छोटे छोटे नगर राज्य, गांव, गांव से नगर, नगर से राज्य और राज्यों से बना हुआ एक बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र अलग अलग राज्य मिलकर उन्होंने एक बड़े, जिसको आप इस समय वर्ड पॉलिटिक्स की बात, जहां वर्ड की बात करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। इस धारणा के अनुसार नागरिक सेवाओं में राजनीतिक गतिविधियों के निर्वाह के माध्यम से स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं। मैकियावेली एवं रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा की प्रकृति भी गणतंत्रात्मक है। वो जो at present states are working in a world. If you can see, the America is also having a 51 states. India is also having a 29 states. The same with the other countries. They are also divided in a small states there. फ्रांस के उदारवादी दर्शन रूसो ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का राजनीतिक सत्ता के बीच समझौता करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी, जो आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी के अंदर, जब हम फ्रांस के उदारवादी दार्शनिक रूसो की बात करते हैं, तो रूसो ने अपना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, जिसको आप जरूर पढ़िए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर वो सामाजिक समझौते का इसको सिद्धांत बोलते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति पहले प्राकृतिक अवस्था में रहता था
और प्राकृतिक व्यवस्था के बाद उसने समाज का जब निर्माण किया तो उसने अपने कुछ अधिकार एक दूसरे को समर्पित किए और अपने लिए कुछ नियमों का एक निर्माण किया। तो जब आप इस चीज को पढ़ते हो तो आपको काफी चीजों की क्लैरिटी होती है कि एकदम से कोई भी राज्य का जन्म नहीं हो गया या समाज का जन्म नहीं हो गया। हर समाज पहले एक प्राकृतिक अवस्था में रहा, जो रूसो ने बताने की कोशिश की है। वो प्राकृतिक अवस्था से रहता रहता वो जब अपने आप को नियमित करने के ऊपर आया, वहां पर उसने समाज और राज्य का निर्माण कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम। रूसो स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता में भेद करते हैं। स्वतंत्रता और स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस, इस टू थिंग्स आर इंटायरली डिफरेंट। आपको इस चीज को जानना पड़ेगा। राज्य अगर किसी के अधीन है और स्वतंत्र होता है, जैसे भारत 1947 में अपने आप में इंडिपेंडेंट हुआ, जहां स्वतंत्र हुआ, यहाँ स्वतंत्र जो है वो अलग है। यहाँ पर मैं आपको प्लीज नोट डाउन वन थिंग, अगर स्टेट के हम 4 एलिमेंट्स लेते हैं तो वो 4 एलिमेंट्स है लैंड, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। अगर ये चारों चीजें हैं तभी कोई भी स्टेट अपने आप में पूर्ण है। इसी तरह से भारत के अंदर उसके पास भूक्षेत्र था, जनसंख्या थी, ब्रिटिशर्स के आधार पर उन्होंने सरकार का भी निर्माण किया था जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, मगर वो उनके स्व स्वतंत्र राज्य नहीं था जो उनको 1947 में हासिल हुआ। अब ये जो इंडिपेंडेंस शब्द, स्वाधीनता और स्वतंत्रता दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की स्वतंत्रता दोनों के अंदर अलग है, जो ये हमें फ्रांसीसी उदारवादी बताने की कोशिश करते हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया था, में प्रतिनिधि लोकतंत्र की बजाय प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र की वकालत की है, जो प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों के मॉडल के काफी निकट है। आगे हैना अरेंट स्वतंत्रता को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए पढ़कर भी साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि certain type of the books you people have, but you never understand what is written there, and you become always confused when you are reading about the books and the notes, and you never understand what the teacher is saying and what they have given the lecture, ताकि मैं आपको इसके साथ used to कर सकूं what the material is, right, and how you can take the concept. Maybe certain people are feeling awkward about that, but you required this in present time when we are taking the distance education. We need certain things should be there, क्योंकि 12वीं क्लास तक आप किताबों के साथ जुड़े रहे हैं। ये मेरी एक कोशिश है, हो सकता है कल आपका जो लेक्चर हो वो अलग तरीके से आएगा। आइए अब हम दोबारा से अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हैना अरेंट स्वतंत्रता को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हैं। अरस्तु की भांति राजनीतिक गतिविधियों को मौलिक एवं सर्वोच्च मानते हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अर्थ एक अधिकार के रूप में अपनी पॉलिटी की राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। मतलब पॉलिटी मीन कि जो भी प्रक्रिया राज्य के अंदर चल रही है उसके अंदर व्यक्ति अपनी सोच के साथ, किसी के द्वारा कोई भी उसके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए, वो स्वतंत्र सोच से उस प्रक्रिया के अंदर हिस्सा ले सके। जैसे हमें राइट टू वोट मिला हुआ है, राइट टू वोट का जो अधिकार हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, नॉट विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्टली द वर्ड डेमोक्रेसी, governments they have this right in their constitution, they are given the right to their people. So when we are using this right, nobody is forcing us to give a vote to whom. हमें जितना मर्जी कोई प्रभावित कर ले, मगर जब हम उस कमरे में जाते हैं, जब हम उस मशीन के बटन को दबाते हैं, वहां पर हमारा स्वतंत्र निर्णय होता है। हमें कोई भी इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ व्यक्ति मानसिकता के आधार पर, जहां भावुकता के आधार पर किसी के अधीन हो सकते हैं, ये उनकी अपनी स्वतंत्र सोच है, मगर कोई भी किसी को बांधकर इस चीज के लिए लेकर नहीं आ सकता। ये इसका तात्पर्य है। यहाँ पर
उनका तर्क है स्वतंत्र मात्र गणतंत्र में ही संभव है। हालांकि वर्षों में इतिहासकारों एवं राजनीतिक सिद्धांतकारों ने विस्तृत श्रृंखला में नागरिक गुणों एवं नागरिक भागीदारी को व्यक्त किया। मीन्स कि उन्होंने द पीपल ऑफ द स्टेट, how the people will participate in the politics. Politics is the rule, how to make the rules and regulation. That is changing with the timing, with the behavior of the people. In the world, if you can see, when the America got the freedom, and when you can see the end of the colonial structure in the world, when you see your own country, जब आप अपने भारत का 1947 के बाद 1950 में जब आपका संविधान का जन्म होता है, तो नागरिक की राज्य के अंदर भागीदारी का अलग अलग स्वरूप हमें दुनिया के अंदर नजर आता है। ये यहाँ पर बताने की जो जिस आर्टिकल को हम इस समय अपना माध्यम बनाकर चल रही है, वो बताने की कोशिश कर रहा है। मिलर के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा परंपरा उदारवादी, ये परंपरा स्वतंत्रता को राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम मूल्य मानती है। स्वतंत्रता को राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम मूल्य मानना मतलब अगर व्यक्ति की सोच जहां राज्य के अंदर उसकी प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपकी मानसिकता में एक चीज का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि राज्य का निर्माता व्यक्ति है, ना कि हमें किसी ने इसको प्लेटर में डाल के दिया, जहां स्विगी जहां जोमेटो ने हमें इसको नहीं दिया है। राज्य को बनाने वाले हम खुद हैं, राज्य के निर्माता हम हैं, समाज के निर्माता हम हैं। इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता को खुद आंकना है। हमें कोई भी हमारी स्वतंत्रता को आंक नहीं सकता, मगर इसका निर्माता खुद होने के कारण हमें स्वतंत्रता का प्रयोग भी उसी अनुसार करना है जिससे समाज, राज्य और जो हमने इतना बड़ा विश्व समाज बना लिया है उसको हम सहज भाव से सबके लिए एक समान लेकर चल सके, ना कि व्यक्ति सिर्फ अपने तक ही निर्भर रह जाए। ये चीज को आपको अपने मस्तिष्क में बिठाना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र सोच का मतलब ये नहीं कि मैंने अपना खाया पिया, अपना किया और उसके बाद दूसरों का मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी टू से दैट इफ यू आर टेकिंग द कंसेप्ट लाइक दिस, दैट इज रॉन्ग। दो ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट जो है यहाँ पर डिफर कर जाएगा और आपको हमेशा स्वतंत्रता के बारे में लिखते हुए हमेशा दुविधा ही रहेगी। आगे इसके अंदर हम चलते हैं। उदारवाद को स्वतंत्र समाज के दर्शन के रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे जैसे समाज के अंदर प्रक्रियाएं बदलने लगी, व्यक्ति का व्यवहार बदलना लगा, वैसे वैसे उदारवाद का कहना ये है कि स्वतंत्रता समाज के दर्शन में भी अपना अलग से स्वरूप जो अपने आप को प्रकट करती है। स्वतंत्रता को व्यक्तियों की संपत्ति के रूप में परिभाषित किया है। अब जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जैसे ही दुनिया, राज्य और समाज का जन्म कर दिया व्यक्ति ने, साथ के साथ उसने आर्थिकरण का भी जन्म कर दिया, लेन देन का जन्म कर दिया। अब जब लेन देन का जन्म हो गया तो वहां पर व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति से लेकर राज्य द्वारा प्रकट की गई संपत्ति तक का सभी के अंदर उसको बोध हो जाना चाहिए। वो कहता है स्वतंत्रता को व्यक्तियों की संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जो बंधनों के अभाव में पाई जाती है। अब क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे संपत्ति को आंकेगी, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक पेंसिल को खरीदना, एक जब आप पेन को खरीदने मार्केट में जाते हैं, उसके लिए 10 रुपए का नोट किससे लेना, कैसे लेना और उसको कैसे खरीद कर लाना, और जब आप उसको खरीद लेते हैं वो पेन आपकी संपत्ति बन जाता है। मगर वो जो प्रक्रिया है सारी की सारी, उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि वो 10 का नोट जब तक आपके हाथ में नहीं आए वो आपका है। ये जो लॉजिकली स्ट्रक्चर जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मीन व्यक्ति हर किसी का स्वतंत्रता को आर्थिक आधार के मापदंड करने का तरीका अलग है। ये हमारा एक कंसेप्ट है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर, जो प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी है जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी गिवन बाय द स्टेट एंड द पीपल,
ये सारा उस कंसेप्ट में दिया हुआ, कोशिश करूंगी कि आपको किसी लेक्चर में उसके बारे में बता पाऊं। आगे चलते हैं। उदारवादी दार्शनिकों में सरकार की गतिविधियों के नियोजित क्षेत्र को लेकर मतभेद हो सकते हैं। वो सभी सरकारों में होते हैं। जो सरकार का निर्माण करने वाले हम व्यक्ति हैं, हम अपने में से कुछ मॉनिटर बनाते हैं। जैसे क्लास के अंदर एक मॉनिटर चुना जाता है, हर व्यक्ति के अंदर वो प्रतिभा नहीं होती कि पूरी क्लास को वो निर्धारित कर सके, अपने व्यक्तित्व, अपनी बात कह सके, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। इसी प्रकार से हमने भी राज्य के अंदर अपने नेतृत्व के लिए अपने कुछ मॉनिटर चुने हैं, जिनको हम नेता भी बोलते हैं। एमएलए, एमपीज भारतीय राजनीति के संवैधानिक स्वरूप, जहां उसके शब्दों के अनुसार हम उनको बोलते हैं। आगे जो है, उदारवादी दार्शनिकों में सरकार की गतिविधियों के नियोजित क्षेत्र को लेकर मतभेद हो सकते हैं, किंतु वे सभी इस बात को लेकर सहमत हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा का सरकार के रूपरेखा अथवा प्रकृति में कोई मतलब नहीं है। ये उसकी सीमा अथवा विषय के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कोई भी राज्य के अंदर जो भी राजनीतिक प्रक्रिया करने वाली जो सरकारें आती हैं, जो हमें नियमों के आधार पर चलना सिखाती हैं, वे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कभी भी कोई भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, जब तक व्यक्ति खुद अपने बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ता। आगे है, उदारवादियों के अनुसार जहां सरकार दूसरों के हस्तक्षेप से प्रत्येक व्यक्ति को बचाकर उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, वहीं दूसरी ओर वही सरकार शक्ति का प्रयोग करके कानून और निर्देशों को लागू करके व्यक्ति स्वतंत्रता को धमकी भी देती है। अब यहाँ पर यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता के अधिकार को तो सुरक्षित रखें, मगर दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हम अपनी प्रॉपर्टी बनाकर चले कि मैं उसके साथ, उसके विचारों के साथ, उसके व्यक्तित्व के साथ, उसको जिस तरह से मर्जी उसका प्रयोग करूं। जब आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, तो यहाँ पर आप द्वारा बनाई गई राज्य सरकारों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर उनको इंटरफेयर करना पड़ता है। लाइक मैंने अपनी प्रक्रिया के लिए तो हर चीज ठीक कर ली, जब दूसरे के लिए होने लगी तो हमने बहुत से सवाल खड़े कर दिए, इसको इतना क्यों दे रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है इसमें। मगर when the things you are getting, you never want कि somebody can ask, आप एकदम से उसको गुस्से से देखना शुरू करते हो, who are you to interfere in my life। तो इस प्रकार से राज्यों को उसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ता है। आगे मैं आपको लेके जाऊंगी, मिलर के अनुसार स्वतंत्रता की तीसरी परंपरा है आदर्शवादी। इस परंपरा में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सामाजिक व्यवस्थाओं से अलग होने में है। दूसरे शब्दों में, यह स्वतंत्रता का जोर उन कार्यों की ओर है जिनमें व्यक्ति काम करता और जीता है। नाउ one thing is a socially, another is a professionally. You have to see the both things are entirely different. एक आप घर के अंदर अपनी प्रक्रिया करते हैं, एक समाज के अंदर आप अपने रिश्तेदारों के अंदर प्रक्रिया करते हैं, एक आप नेबरहुड में प्रक्रिया करते हैं, और एक जब आप ग्रुप ऑफ द पीपल में बस में जा रहे हैं, रेलगाड़ी में जा रहे हैं, इन सभी चीजों के अंदर जो आपकी प्रक्रिया होती है, हम तो यहाँ पर जो मिलर है वो हमें थोड़ा सा चीजों के ऊपर हमें पिन पॉइंट करने की कोशिश करता है कि स्वतंत्रता का जोर उन कार्यों की ओर है जिनमें व्यक्ति काम करता है और जीता है। इस धारणा के अनुसार वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो विवेकशील धारणाओं एवं सात्विक इच्छाओं का पालन करते हुए स्वयं सत्ता के साथ व्यवहार करता है। स्वतंत्रता बांझ बंधनों से मुक्ति के लिए संघर्ष मात्र नहीं है, बल्कि उन आंतरिक शक्तियों के विरुद्ध भी जो किसी व्यक्ति की सच्ची प्रकृति को प्राप्त करने के प्रयास को रोकते हैं। मतलब कि बहुत ही खूबसूरत ढंग से मिलर ने इस बात को बोला है, व्यक्ति में विद्यमान इस प्रकार के आंतरिक तत्व अथवा शक्ति उसकी कमजोरियां, इच्छाएं, वासनाएं अथवा मजबूरियां भी हो सकती हैं। देखिए उसने बड़े क्लियर ढंग से आपको बता दिया कि स्व इच्छा जो है, जब स्व स्वतंत्रता जहां पर व्यक्ति आंकता है, उसमें उसकी कमजोरियां भी हो सकती है।
उसके अपने लिए बनी हुई इच्छाएं भी हो सकती हैं, उसके अपनी इंद्रियां भी कहीं पर कमजोर हो सकती हैं, उसकी अपनी कहीं अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं। प्रथम दृष्टि में स्वतंत्रता की आदर्शवादी परंपरा पर राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किंतु जब कुछ आदर्शवादियों द्वारा कुछ राजनीतिक शर्तें स्वतंत्रता के लिए आवश्यक चिंतन कर दी जाती हैं तो ये एक राजनीतिक परंपरा का रूप ले लेती हैं। यहाँ पर अगर भारतीय राजनीति जो हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर हम कई बार कोट करते हैं, मैं यहाँ पे अगर विवेकानंद जी का नाम लेती हूँ तो उनके द्वारा बताई गई आदर्शवादी चीजों को हमें अच्छा लगता है। वो हमारी कमजोरियों को, हमारी इच्छाओं को, इन सब चीजों के लिए वो हमारी स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखना है, वो उनकी कई बार हम जब लेखनियां पढ़ते हैं तो हमें लगता है। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, हम जब पाश्चात्य सभ्यता के अंदर इन सब चीजों को देखते हैं, जहां उसको पढ़ते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट हमारे सामने चीजें आती हैं। इसकी और गहराई में न जाते हुए हम आगे स्वतंत्रता की धारणा का विकास के ऊपर आते हैं कि स्वतंत्रता की जो धारणा थी वो उसका विकास कैसे हुआ, उसके अंदर बदलाव कैसे आया, कैसे व्यक्ति ने समय के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और जो विश्व के अंदर जो एक बड़े समाज का उसने निर्माण किया, जो एक बड़े राज्य का जो निर्माण किया, उसमें स्वतंत्रता को कहाँ आंका गया, उसके बारे में, इस प्रक्रिया का डेवलपमेंट के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर नाउ। मानव जाति का ऐतिहासिक स्वतंत्रता एक राज सत्ता के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। Like, if you can see, the certain history books are telling us कि right to freedom, it's not the easy task for any human being. चाहे वो भारतीय रहा हो, चाहे वो किसी भी राज्य या समाज का व्यक्ति हो जो अपने आप को पूंजीपति समाज या राजा के विश्वसनीय राज्य भी कहते रहे, सभी राज्यों को स्वतंत्रता का जो एक आधार था उसको लेकर चलना बहुत आसान नहीं था। अगर ऐसी बात न होती तो पूरी दुनिया के अंदर स्वतंत्रता को लेकर लड़ाइयां ना होती। अमेरिका के अंदर सबसे पहले द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसका हमारे सामने बहुत बड़ा हिस्टोरिकली वी हैव अ लिटरेचर टू रीड कि व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता के लिए कितना संघर्ष किया, और जो आज के समय में हम स्वतंत्रता को जी रहे हैं, जब स्वतंत्र भाव से जी रहे हैं, स्वतंत्र व्यवहार से जी रहे हैं, स्वतंत्र से हम लोग अपनी रहन सहन को करें, ये सब हमें कितनी मुश्किल से मिला है, मगर हम उसकी कहीं पर भी वैल्यू को आंक नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे, हम बड़े आसानी से उसको टेक इट फॉर, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, टेक इट फॉर ग्रांटेड फॉर एवरीथिंग। वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव गॉट इट दिस फ्रीडम फ्रॉम द वर्ड कम्युनिटी के अंदर ये जो शब्द है उसका अपने आप में कैसे जन्म हुआ और कैसे उसके लिए लोगों ने इतना ज्यादा स्ट्रगल करके आज हम उसके अंदर स्थापित हुए हैं। आप और मैं आज बैठ के एक कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग इस लेक्चर को ले रहे हैं, और अपनी हमारे पे निर्भर करता है जो भी बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं कि उसको किस तरह से लेना है, कैसे करना है। मगर अगर मैं आज से 100 वर्ष पहले ले जाऊं, जहां 200 वर्ष पहले ले जाऊं, और उन महानुभवों से कभी किसी से प्राचीन काल का पता चले तो स्वतंत्रता ऐसी नहीं थी। इस स्वतंत्र सोच को लाने में बहुत संघर्ष हुआ है। चलिए हम आगे इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का आदर्श इतना आकर्षित रहा है कि संसार में विभिन्न देशों में समय समय पर स्वतंत्रता के शत्रु तानाशाहों के खिलाफ संघर्ष में बगावत हुई है। If you can see the world history, you can find how we people struggle for the freedom in a world. अगर हम 1945 में यूनाइटेड नेशन का जन्म लेते हैं तो उसके चार्टर के अंदर सबसे पहला जो ह्यूमन राइट मिला है, राइट टू लाइफ। व्यक्ति के पास जीवन जीने का भी स्वतंत्र अधिकार नहीं था। और आज जब हम अपनी स्वतंत्रता को ये आंकते कि हमें तो इन चीजों के लिए रोक दिया गया, हमें तो ये कर दिया गया, तो हमें उन चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसके अंदर कितना बड़ा संघर्ष हमने
हमें इसकी सोच को नवीनतम लाना है, मगर हमें इसको खत्म करके स्वतंत्रता के पूरे शब्दावली को ही नहीं बदल देना है उठाकर। आगे जो मेरा कहना है, ये संघर्ष सदैव नए रूप में प्रकट होता है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक सुकरात, सॉक्रेट्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कुछ लोग सुकरात जो है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल यू हैव रीड अबाउट द स्टोरी ऑन द सुकरात, सॉक्रेट्स जिसको कहते हैं। सुकरात का जो स्टूडेंट था वो प्लेटो था, एंड अगर मैं बोलूं अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय सॉक्रेट वाज अ टीचर। आप इसको गूगल करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी उसकी बैकग्राउंड आ जाएगी, तो मैं इसमें ज्यादा ना गहराई में जाते हुए आगे चलती हूँ। सुकरात एवं प्लेटो ने समाज तथा राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार को स्वीकार कर दिया था। अब जब सॉक्रेट और प्लेटो बात कर रही हैं, हमें समझना चाहिए कि ये राजा के विश्वसनीय व्यक्ति थे। ये राजा के, जिसको आप आज के डेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, जहां आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सांसद बोलते हैं, इसी प्रकार से सॉक्रेट्स एंड प्लेटो जो थे वो राजा के विश्वसनीय, क्योंकि जो राजा के विश्वसनीय परिवार थे ये उन्हीं का हिस्सा थे, इसलिए उनकी सोच कभी भी आम जनता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने में हो ही नहीं सकती। वो हमेशा स्वतंत्रता उतनी सोचेंगे जो राजा के हक में रहे। सुकरात ने कानून का पालन करने में ही स्वतंत्रता का अर्थ समझा है। मतलब कानून का निर्माता कौन? राजा। और अगर हर व्यक्ति कानून का पालन करता है तो वो राजा का पालन कर रहा है। तो सॉक्रेट्स क्या कहता है कि उसकी स्वतंत्रता तभी उसकी निश्चित है अगर वो राजा द्वारा बनाए गए कानून का पालन करेगा। और राज्य का विरोध करने की बजाय जहर का प्याला होठों पर लगा लिया, जबकि उनकी अब क्या है कि समय के अनुसार प्लेटो की थ्योरी भी बदलनी शुरू हो गई, उसके भी प्रतिद्वंदी उसके लिए खड़े हो गए कि ये गलत राज्य के अंदर व्यक्तियों के अधिकारों की सोच बना रहा है, ये सारा का सारा अधिकार राजा को देना चाहता है, ये राजा को परमात्मा का रूप बनाकर बैठ गया है। इसलिए अगर आप यूनानी सभ्यता की कुछ लिटरेचर्स पढ़ेंगे तो आपको वो टाइम पीरियड क्लियर हो जाएगा। आगे आइए। मध्य युग में स्वतंत्रता की आत्मिक धारणा को कोई अस्तित्व नहीं था। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ पश्चिमी देशों में राजनीतिक सत्ता छोटे छोटे राज्यों में खंडित हो गई। अब क्या हुआ कि नाउ द पावर इज डिवाइडेड इन स्मॉल स्टेट्स। इस दौरान चर्च ने राजनीतिक, अब यहाँ पर जो चर्च है, जो धर्म था, अब वो राजनीति और धर्म एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। इस दौरान चर्च ने राजनीतिक समुदाय का स्थान ले लिया और लोगों की निष्ठा एवं उनके नैतिक मार्गदर्शन में ध्यान। अब जो नैतिकता थी राज्य के अंदर, व्यक्ति का कानूनी आधार को मानना, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति की धर्म के आधार पर उसका जो विश्वास है, वो सारी चीज अब एक जगह पे चलेगी। दैट इज अ चर्च इज गोइंग टू डिसाइड, मीन द पोप, एंड they are going to decide how the state will work. अब व्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ धर्म के आधार पर सोचने वाले व्यक्तियों के हाथ में चले जाती है। ये मध्य युग के अंदर स्वतंत्रता का स्वरूप हमारे सामने आता है, जिसका प्रभाव आज भी आपको कहीं ना कहीं देखने में राज्य में नजर आता है। आगे है, चर्च ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की अपेक्षा आत्मा की स्वतंत्रता एवं मुक्ति पर ज्यादा जोर दिया। अब जब हम ऐसी बातों को पढ़ते हैं और जब हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर या राजनीतिक सिद्धांतों में इन प्रक्रियाओं की चर्चा देखते हैं तो हमें थोड़ा सा अस्पष्टता से अपने मन में आती है, मगर इसमें कहीं पर भी स्पष्टता नहीं लेके आनी है। जब हम मध्य युग की बात करते हैं, जब हम लोग, आपने ऊपर पढ़ा है कि जब रोमन सभ्यता अपने आप में
खत्म होने को जा रही है, खत्म होगी तो एक नए युग का निर्माण, एक नई सोच का निर्माण होता है। उस सोच के निर्माण को कुछ धार्मिक सत्ताधारियों ने अब अपने अधीन कर लिया, जो हिस्ट्री के अंदर आपको पोप 1, पोप 2 और आपको इंग्लैंड की हिस्ट्री के अंदर बहुत सी चीजें नजर आती हैं जो क्लैरिटी करती हैं आपको कि किस तरह से इसकी प्रक्रिया है। आगे है, चर्च ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की अपेक्षा आत्मा की स्वतंत्रता एवं मुक्ति पर ज्यादा जोर दिया है। अब हम भारतीय सभ्यता में रहते हैं, इसलिए हम चर्च के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। जहां हम में से कुछ ही लोग हैं जो इन चीजों को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत से धर्म में बहुत से विश्वास हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो हमारे यहाँ पर सामाजिक तौर पर नैतिकता के आधार पर जो हमें बताए जाते हैं कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो वो कहता है कि आत्मा की स्वतंत्रता एवं मुक्ति पर ज्यादा। आत्मा मीन every individual is free by the soul, right? Every person is free by the mind. इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया कि आत्मा की स्वतंत्रता धर्म के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर अब राजनीतिक, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, दो चीजें इकट्ठी हो गई। जब दो चीजें यहाँ पर इकट्ठी होगी मध्यकाल में, तो स्वतंत्रता का स्वरूप ही बदल गया। अब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो धार्मिक आधार पर आंकी जाने शुरू हो गई। ये चीज आपको अपने ध्यान में लेके आना है। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रहते कि जब चर्च जहां उसका जन्म हो जाता तो उस समय राजनीति का स्वरूप ही बदल जाता है, मतलब धार्मिक आधार पर राज्य और राजनीति चल रही है। मध्य युगीन साम्यवादी समाज में निरंकुश राज्यों की तानाशाही का बोलबाला था। अब जो राजा थे, they become the puppet in the hands of the religious people. अब religion and politics become together. That is why the people were totally exploited by the religious and the politically राजा, और जो धार्मिक अपने आप को मुखी मानते थे, वो राजा को परमात्मा के रूप में लोगों के सामने लाना शुरू हो गए। ये धर्म सुधार आंदोलनों की एक शाखा थी। मध्ययुगीन साम्यवादी समाज की निरंकुश राजाओं की तानाशाही का बोलबाला, ये आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने देवी अधिकारों के सिद्धांत को विकसित किया था। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी की स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजाओं के अत्याचारों से छुटकारा समझा जाता था। आई होप सो कि जिन्होंने हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी है उनको ये चीजें थोड़ी समझ आ जाएंगी। अगर नहीं आपको ये चीज समझ आती तो प्लीज इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा आप गूगल में, जहां अपनी किताबों में देखकर, इन दिनों में आप घर में बैठे हैं, आप देख सकते हैं, जिससे आपको इसको जानना आसान हो जाएगा। आगे चलिए। यूरोप में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन समाज जीवन में वैचारिक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लेकर आया। अब यूरोप के अंदर इन चीजों के ऊपर बहुत सी बैठकें होनी शुरू हुई, लोगों के आंदोलन शुरू हो गए, जिसको सोशल मूवमेंट्स भी बोलते हैं, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण एक राजा या सामाजिक ठेकेदार कैसे कर सकते हैं, धर्म और राज्य इकट्ठा कैसे हो सकता है। ऐसी कई तरह से हमें लेख पढ़ने को मिलेंगे जो कि आपको आई ओपनिंग करते हैं कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट the religion and politics separately and how the morally we have to take the state and the religion. नैतिकता के आधार पर आप दोनों चीजों को इकट्ठे लेकर चल सकते हैं, मगर जहां पर आपके कंसेप्ट की बात आती है, इसका डिवीजन जानना बहुत जरूरी है। धर्म और राजनीति दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे पॉलिटिकल साइंस की the very first chapter, what is political science and what is the difference between politics and religion, उसमें भी आता है। आगे चलिए। धार्मिक क्षेत्र में चर्च एवं पोपशाही के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की गई। अब लोग वो प्रक्रिया से, पोपशाही से, चर्चेस
के आदेशों से दुखी आ चुके थे, धर्म के आधार पर राज्यों को चलते चलते उनका संघर्ष शुरू हो गया कि राज्य के निर्माता हम हैं, समाज के निर्माता हम हैं, तो हमारे ऊपर कुछ चीजें क्यों थोपी जा रही हैं। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, जिसको तुम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कहते हो इंग्लिश में, लोग अब इसके ऊपर विचार विमर्श करने शुरू हो गए, इसके ऊपर डिबेट्स होनी शुरू हो गई, इसके ऊपर लोगों के ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुए, लेख लिखने शुरू हुए। अब यूरोप के अंदर इस चीज की समस्या के ऊपर लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में राजशाही के विरुद्ध प्रजातंत्र की स्थापना के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की गई। They said we don't need king. We made the king to protect our rights, to protect our freedom, but the king is exploiting us. तो दुनिया के अंदर अब प्रजातंत्र मीन, जिसको आप लोकतंत्र की बात की, लोग की समाज के निर्माता हम हैं, राज्य के निर्माता हम हैं, हम अपने द्वारा बनाए गए जो भी नियम है उनको पालन खुद करेंगे, हम अपने अधिकार अपने आधार पर निश्चित करेंगे। इस प्रकार स्वतंत्रता की एक बहुआयाम संकल्पना की शुरुआत हुई, उस यहीं से उदारवाद का जन्म हुआ। अब देखिए, अब आपको कुछ चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि उदारवाद का जन्म कहां पर होता है, जहां पर where the people are liberally thinking about their rights. They were protecting their rights. They said that this is my decision how to conduct my own state. This is not only me, but my own social people and the other people of the state. They will decide. इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी एक व्यक्ति को चुन लिया तो वो हमारा मसीहा बन के बैठ जाएगा और वो हमें अपने तरीके से ही चलाएगा। हम इसको आपको समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर जब मसीहा की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट a European country where the religious leaders like a pope is giving the direction to the people to use your right according to what the king is saying, right? आगे चलते हैं। अतः उदारवाद के शुरुआती दिनों में स्वतंत्रता को समाज में मुक्ति, आर्थिक योग्यता एवं संघ के सुखों को प्राप्त करने की होड़ में लगी। अब जब हम लोग व्यवहार की बात करते हैं, जब हम उदारवाद की बात करते हैं, जब हम स्वतंत्र उदारवाद की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिकता भी बहुत जोरों शोरों से दुनिया के अंदर जन्म ले चुकी थी। अब चीजों का निर्माण हो गया था, लोगों को उन चीजों की आदत पड़ती जा रही थी। लोग आर्थिकता के आधार के ऊपर अपनी स्वतंत्रता को आंक रहे थे कि मेरे पास अगर इतना सामान है तो आई एम द मोर लिबरल, मैंने नई चीजों को अपना लिया। जैसे आप कहते हो कि मैंने नई टेक्नोलॉजी अपना ली, लाइक यू नो today's technology more than your elders, so you said I'm more independent, I'm more free, right? तो इसी प्रकार से आर्थिकरण समाज का हो गया, आर्थिकरण राज्य का हो गया और आर्थिकरण व्यक्ति की सोच का हो गया। और स्वतंत्रता को आंकने का तरीका भी आर्थिकरण एक प्रयोगिता बन के व्यक्ति के सामने आ गई। आगे चलते हैं। इस दृष्टिकोण से कुछ समय तक स्वतंत्रता का अर्थ था कि ऐसा वातावरण जहां कानून मौन हो, जहां राज्य की ओर से कम प्रतिबंध हो। इसका तात्पर्य प्रतिबंधों एवं नियमों की अनुपस्थिति कभी नहीं था, मतलब कि जिसमें राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में कम से कम इंटरफेयर करे, मतलब कि वो रोजमर्रा की उसकी जिंदगी में जो राज्य द्वारा बनाए गए नियम है उसका तो व्यक्ति पालन करे, मगर हर समय उसके ऊपर एक नए नियमों को थोपा ना जाए। जैसे इस समय कोरोना वायरस के कारण दुनिया के अंदर कुछ सैंक्शंस लगाई गई हैं, कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ नियमों का पालन करने के लिए बार बार सरकारें, हर राज्य की, हर देश की सरकार हाथ जोड़ रही है कि भैया आप अपने आप को, अपनी स्वतंत्रता को थोड़ा निश्चित कर लीजिए, आप अपनी स्वतंत्रता को थोड़ा अपने घरों में रख लीजिए। लोगों से सोशल डिस्टेंस मीन फिजिकल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस डजंट मीन कि यू कांट हैव अ कॉल विद द पीपल, यू कांट स्पीक विद द पीपल, राइट? मतलब कि आप एक दूसरे के फिजिकली आमने सामने मत जाइए, मगर लोग उसको भी मानने को तैयार नहीं है।
तो आप यहाँ पर किस तरह से स्वतंत्रता को आंकेंगे कि व्यक्ति तो हमारे लिए कुछ दुविधाएं आगे आने वाली है जो हमारी सोच को तंग करेंगी, उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को और यू कैन वाइजली यू हैव टू डील द कंसेप्ट। निश्चित रूप से इस स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वरूप था। जॉन लॉक नकारात्मक स्वतंत्रता का महान विख्याता था। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए। नकारात्मक जब स्वतंत्रता की आप बात करेंगे, नकारात्मक सकारात्मक, अब ये आपके कंसेप्ट का बी पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। जॉन लॉक नकारात्मक स्वतंत्रता का महान विख्याता था। उसने असीमित स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसे व्यक्ति का प्राकृतिक एवं अहरणीय अधिकार माना। अब यहाँ पे जॉन लॉक उसने बात कर रहा है जब आपकी स्वतंत्रता राजा और पोप के हाथ में चले गई। अब यहाँ पर वो दोबारा से व्यक्ति को ये समाज के अंदर, राज्य के अंदर इस तरह से अपने लेखों से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति ने समाज का भैया निर्माण किया है, व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता खुद एक दूसरे को समर्पित की थी, मगर कुछ ठेकेदारों ने इसका आकार और इसका स्वरूप बदल दिया। तो जॉन लॉक नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर इस चीज को व्यक्ति की, वो कहता है स्वतंत्रता एक प्राकृतिक व्यक्ति की देन है, मतलब कि नेचर हैज गिवन अस द फ्रीडम, फ्रीडम टू ब्रीथ, फ्रीडम फॉर लाइफ, फ्रीडम फॉर आपकी कुछ ऐसी जो प्रक्रियाएं आपके शरीर की चलती हैं उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मगर अगर दूसरे को आपका हाथ लगता है तो आप दूसरे का क्या करते हैं, उसके फ्रीडम के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं। मगर प्रकृति के आधार के ऊपर हमारे को कुछ स्वतंत्रताएं, मैन बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज अ चेन, एरिस्टोटल ने कहा, ठीक है। व्यक्ति अपनी जरूरतों के अनुसार अपनी स्वतंत्रता को दूसरे को समर्पित करता है, कितनी कहां पर देनी होती है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं बस में चढ़ गई तो सभी की स्वतंत्रता है कि मेरे को कहीं से भी कूनी मारो, कहीं से भी मुक्का मारो। नो, द पर्सन इज नो राइट to say that, but because in India we are an overpopulated country, that is why we can't decide about the things. But if you can go to the abroad, you can find people never do such type of the activity, right? तो आगे जो चीज आती है कि चूंकि स्वतंत्रता को एक नकारात्मक दृष्टिकोण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सामाजिक एवं पूरे पक्षों की पूर्णता अवहेलना की अतः स्वतंत्रता की संकल्पना के संबंध में इस विरोधाभास को दूर कर लिया गया। जैसे जैसे परिस्थितियों में बदलाव हुआ वैसे वैसे उन साधनों की तरफ से भी ध्यान आकर्षित किया जाने लगा जो राज्य अथवा सामाजिक संस्थाएं इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करवा सकती थी। इससे स्वतंत्रता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का विकास हुआ। हालांकि स्वतंत्रता की पुरानी धारणा नकारात्मक स्वतंत्रता समाप्त नहीं हुई। स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में इन्हें नकारात्मक एवं सकारात्मक पक्षों के रूप में जाना जाता है। अब ये दो दृष्टिकोण है स्वतंत्रता को आंकने के, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। आप आगे आ जाइए। स्वतंत्रता की अवधारणा के लिए उन्होंने उदारवादी स्वतंत्रता की अवधारणा के लिए दो चरण दिए हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जहां आप इसको मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं। स्वतंत्रता की अवधारणा के विकास की यात्रा यही समाप्त नहीं होती। इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले स्वतंत्रता की अवधारणा के संतुलित अध्ययन के लिए निहित समस्याओं को समझना आवश्यक है। अध्ययन 3 स्तरों पर किया जा सकता है। पहला, स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत पहल की समस्या कि हाउ यू कैन रियली टेक द इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंडिविजुअल फ्रीडम। सेकंड, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने वाली संस्थाओं की समस्या। There is a certain group of organization who will look after कि कहीं पर कोई राज्य जहां कुछ लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण तो नहीं कर रहे, they are not taking the freedom, they are misusing the freedom of the individual. तीसरा, स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं की समस्याएं, मतलब कि when I am saying I am free, the other person will not take it as it is what I am thinking. Other thinking for the freedom is different and my thinking for the freedom is different. तो ये चीज हमारे लिए समस्या खड़ी जरूर करती है। आगे आता है स्वतंत्रता के अध्ययन से जुड़ी इन 3 समस्याओं का अध्ययन स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा
नकारात्मक एवं सकारात्मक। स्वतंत्रता एक त्रिय संबंध के रूप में स्वतंत्रता की समकालीन रिपब्लिकन एवं सामुदायिक अवधारणा विकास के रूप में स्वतंत्रता तथा मानव मुक्ति के रूप में स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा की व्याख्या करते समय किया जाएगा। मतलब कि नाउ व्हेन वी विल टेक द फ्रीडम अकॉर्डिंग टू व्हाट द मार्क्स इज सेइंग, उसके अंदर हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा का सूत्र 19वीं शताब्दी के उदारवादी दर्शन के साथ हुआ। उदारवाद यह आधारभूत विश्वास था कि प्राकृतिक अवस्था सभ्यता एवं सहज रूप से समरस होती है। यदि इसे बिना रोके टोके के क्रांति क्रियावंत होने के लिए छोड़ दिया जाए तो यह समाज में स्वाभाविक रूप से अधिकतम सुख को जन्म देने में समर्थ होती है। इस विश्वास के आधार पर नकारात्मक स्वतंत्रता के व्याख्याओं ने सभी प्रकार के राज्य हस्तक्षेप का विरोध किया है। स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के उदारवादी दर्शन के साथ हुआ। उदारवाद का आधारभूत विश्वास था कि प्रकृति की अवस्था स्वयं एवं सहज रूप से समरस होती है। यदि इसे बिना रोके टोके के क्रियान्वित होने के लिए छोड़ दिया जाए तो समाज में स्वाभाविक रूप से अधिकतम सुख को जन्म देने में समर्थ होती है। इस विश्वास के आधार पर नकारात्मक स्वतंत्रता की व्याख्याओं ने सभी प्रकार के राज्य हस्तक्षेप का जिसको आप हस्तक्षेप इंटरफेरेंस का विरोध किया। मात्र अपराध को रोकने के लिए हस्तक्षेप को छोड़कर नकारात्मक स्वतंत्रता मुख्यतः दो पूर्ण मान्यताओं पर आधारित है। हर व्यक्ति बेहतर तरीके से अपना हित जानता है। यह सूत्र इस मान्यता पर टिका है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसमें तर्क करने की और विचार विमर्श करके और जानकारियों के आधार पर सही विकल्प को चुनने की क्षमता होती है। अब जब आप इन विकल्पों को पढ़ रहे हैं तो आपके मन में बहुत से विचार या बहुत से प्रश्न भी उठेंगे जिनको आप लिखकर पूछ भी सकती हैं, और कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस चीज के बारे में आगे एक्सप्लेन भी कर दूं। अतः राज्य की भूमिका बहुत ही सीमित है। व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ निर्णायक स्वयं है और राज्य व्यक्ति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में फैसला नहीं कर सकता है। ये अशोक आचार्य और भार्गव जी की किताब से ये बात ली गई है। उन्होंने नकारात्मक सोच के ऊपर अपने ये भाव प्रकट किए हैं कि हर व्यक्ति बेहतर तरीके से अपना हित जानता है। अब क्या हम यहाँ पर अगर मैं भारतीय संदर्भ में देखूं तो हमारा राज्य और सामाजिक स्वरूप कई चीजों में बटा हुआ है। क्या सारे एजुकेटेड हैं? क्या सारे इस चीज को समझ सकते हैं? क्या सच में व्यक्ति के मानसिकता की इतना विकास है कि वो अपने लिए हर तरह का विचार विमर्श ठीक ही करता है? इसमें आदिवासी भी आते हैं, इसमें मजदूर वर्ग भी आता है, इसमें अनपढ़ वर्ग भी आता है, इसमें अविकसित क्षेत्र भी आते हैं। और अगर मैं यही चीज पाश्चात्य जहां मैं यूरोपियन जहां मैं बाकी देशों की बात करूं तो कुछ देशों को छोड़कर क्या हम बाकी देशों के बारे में भी ये बात कह सकते हैं? तो हमारे सामने कुछ ऐसे प्रश्न मन में आते हैं जो हमारे सामने दुविधा प्रकट करते हैं। मगर हर दुविधा का समाधान होता है, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाती है, जो इस लेक्चर के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपको आगे देने की। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों की मान्यता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। नकारात्मक जो सोच के लोग हैं वो स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है, कि उस पर कम से कम प्रतिबंध हो, अर्थात सरकार दबाव कम से कम शासन किया जाए। अब जब हम बार बार सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो मेरा यहाँ पर
एक तर्क आता है कि सर अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो सरकार को चुनने वाला कौन है? हमें। तो जहां तो वो प्रश्न चिन्ह हम पर बार बार लग रहा है, तो इसका भी हम आगे जाके इसका विमर्श करेंगे। अभी मैं आपको इफ्स एंड बट्स में नहीं लेके जाऊंगी। उदारवादी विचारक राज्य के कार्यों को बहुत सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके विचार में राज्य का हस्तक्षेप जितनी अधिक होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम हो जाएगी। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक प्राकृतिक दशा में विश्वास रखते हैं, जिसमें व्यक्ति को असीमित प्रकृति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वे प्राकृतिक कानून के भी समर्थक हैं, जो राज्य के कानून से भिन्न है तथा जिसका आधार मनुष्य का विवेक है। उदारवादी विचारकों के अनुसार प्राकृतिक स्वतंत्रता पर राज्य यदि कोई कानून अंकुश लगाता है तो वह न्याय संगत तथा मान्य नहीं हो सकता। लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा इसलिए हुई कि मनुष्य के प्रकृति के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। एक तो हमारे पास नकारात्मक सोच का ये पहलू आता है। अब ये सकारात्मक सोच से कैसे अलग है, ये आपको इसके समर्थकों के मैं नाम पढ़ के सुना दूं। इस प्रकार स्पष्टतम अभिव्यक्ति जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, हर्बल स्पेंसर, इनके नाम आप लिख सकते हैं, बैंथम, जेम्स, जे.एस. मिल जैसे लेखकों की रचनाओं में हुई 20वीं शताब्दी में ईसाई बर्लिन, मिल्टन, फ्रीडमैन, हायेक, नाजिक आदि विचारक की स्थापना के समर्थक हैं। आगे है स्वतंत्रता की धारणा को नकारात्मक स्वतंत्रता एवं सकारात्मक स्वतंत्रता में वर्गीकरण का श्रेय सर ईसाई बर्लिन को जाता है। बर्लिन ने अपनी किताब लिखी टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी 1969 में इस पुस्तक का संशोधन किया, जिसके अंदर उन्होंने 4 इसके ऊपर अलग अलग लेख लिखे, 4 एसे ऑन लिबर्टी। बर्लिन का कहना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में नकारात्मक शब्द इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने वाली हर कार्य की मनाही है। यहाँ पे अब उसने नकारात्मक शब्द को उसका अर्थ बताने की कोशिश की, क्योंकि अगर आपने पीछे नकारात्मक जब आप स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो वहां पर जहाँ पे चर्च, पोप और राजा की बात आती है, उससे मुक्ति की जब बात हुई तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर लाई जा रही है। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कोई भी अंकुश लगाया जाए। आमतौर पर हस्तक्षेप अथवा दखल अंदाजी से आजादी के रूप में समझा जाता है। अब क्या है कि ये जो सोच है ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि जब हम मध्यकाल की सोच को लाते हैं जहां पर पोप और राजा का जो सारा का सारा प्रक्रिया चली, जिसके अगेंस्ट में लोगों ने मूवमेंट चलाई, राइट टू फ्रीडम के लिए बहुत बड़ी, राइट टू लिबर्टी के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट चली, तो जब हम लोग इस 19th सेंचुरी में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है, जहाँ जो उसका प्रभाव है, अभी भी उसका नजर आता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को किसी को भी समर्पित करना नहीं चाहता, चाहे उसने लोकतंत्र का ही जन्म क्यों ना कर लिया गया हो। अब यहाँ पर व्यक्ति के नैतिक मूल्य नहीं आते, जो हमेशा we become contradict with that the whatever the moral values, जो बार बार हमारे भारतीय राजनीति के अंदर इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। ठीक है जी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे बिल्कुल भी आपने। अब इसको आपने उसी मानसिकता से चलना है कि हमारा क्रमशः कैसे चल रहा है, हमारा कैसे पीरियोडिकली चीजें चल रही हैं, उसी आधार पर इसको सोचना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ईयर लिखा हुआ होता है, जो शताब्दी दी जाती है, उसको बहुत ध्यान देना है। बर्लिन का कहना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में नकारात्मक शब्द इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने वाले हर कार्य की मनाही है। इसे आमतौर पर हस्तक्षेप अथवा दखल अंदाजी से आजादी के रूप में समझा जाता है। बर्लिन की मान्यता है कि स्वतंत्रता का आधार दमन का अभाव है, और ये एक ऐसा क्षेत्र का
घोतक है जिसमें मनुष्य दूसरों द्वारा अविरुद्ध हुए बिना कार्य कर सकता है। अब यहाँ पे दूसरे जो हैं, अब वो राजा के कार्य करने की प्रक्रिया और उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को एक समान मान रहा है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगाया जा रहा है। आगे आइए। बर्लिन ने स्वतंत्रता स्वाधीनता शब्दों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है। बर्लिन का कहना है कि यदि आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने से कोई अन्य व्यक्ति रोकता है तो उसका अर्थ होगा कि आप स्वतंत्र नहीं है। अब किसी व्यक्ति की ये इच्छा है कि मैं चोर डाकू बनूं और उसको कोई रोके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो इस तरह के दुविधा वाले सवाल, जहाँ खराफाती दिमाग जिसको हम बोलते हैं, वो हमें तंग करता है, जिसको हमें एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि हमें अपने दिमाग का व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहिए। बर्लिन के अनुसार आजादी के रूप में नकारात्मक स्वतंत्रता खुद काम करना नहीं है, बल्कि ये काम करने का अवसर है। बर्लिन के अनुसार आजादी के रूप में नकारात्मक स्वतंत्रता खुद काम करना नहीं है, बल्कि ये काम करने का अवसर है। मतलब कि अगर हमें पोपवाद से, जहाँ राजतंत्र से छुटकारा मिला है, जहाँ हमने उससे अपनी स्वतंत्रता हासिल की है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सोच को, जहाँ अपनी प्रक्रिया, कार्य करने की प्रक्रिया को बिल्कुल ही स्वतंत्र, मीन कि दूसरों का क्या होता हमें कोई फर्क नहीं, मुझे तो अपना पता है। आगे, कोई व्यक्ति अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग कहाँ तक कर सकता है, ये उसके अपने चरित्र, अपनी क्षमता और अपने साधनों पर निर्भर है। राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। राज्य केवल इतना ही कर सकता है कि वे व्यक्ति के स्वयं निर्धारित नीतियों पर कोई प्रतिबंध ना लगाए। लाइक इफ आई वांट टू बिकम द टीचर, इट वाज माय कैपेसिटी कि मैंने उसके लिए क्या पढ़ना था, कैसे करना था। जहाँ आप आगे अब क्या बनना चाहते हो, उसके लिए कितना पढ़ेंगे, किस तरह से अपने आप की प्रतिभा को जानेंगे, इसमें राज्य आपको सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। लाइक एट प्रेजेंट यू पीपल आर गेटिंग अ लेक्चर फ्रॉम एसओएल, वो आपको किसी भी तरीके टीचर्स और सोर्स पर्सन दे सकते हैं, मगर इसको करने की प्रक्रिया आपकी है। ये स्वतंत्रता राज्य आपको पूर्ण दे रहा है। अभी भी ये चीज ऐसे ही चल रही है। ठीक है, आगे चलें। नकारात्मक क्षमता ये मांग करती है कि व्यक्ति को अपने विवेक अनुसार अपने मनपसंद रास्तों पर चलने से ना रोका जाए। सकारात्मक क्षमता ये अपेक्षा करती है कि व्यक्ति का अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अब देखिए, आप किसी समय भी एट प्रेजेंट इफ यू कैन सी, मैं अगर एग्जांपल लूं, कोरोना वायरस में आप कहें जी मैंने तो ग्लव्स पहन लिए, मुंह पे मास्क लगा लिया, अब तो मैं कहीं पे भी घूम सकता हूं। तो देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता की अपेक्षा करती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण अपने तरीके से लगाना है। यू डोंट नो कि सब कुछ लगाने के बावजूद भी बाहर क्या प्रक्रिया चल रही होगी, हमें नहीं पता। इसी प्रकार हर परिस्थिति में, हर व्यवहार में व्यक्ति को इन चीजों से चौकन्ना रहना पड़ता है, ताकि दूसरे की स्वतंत्रता का भंग या अपहरण ना कर सके। कोई व्यक्ति अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग कहां तक करता है, ये बहुत सुंदर से तरीके से लिखा है। राज्य केवल इतना कर सकता है कि व्यक्ति की स्वयं निर्धारित नीतियों पर कोई प्रतिबंध न लगाए। अतः प्रस्तुत अर्थ में राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम, केवल नकारात्मक स्वतंत्रता, बर्लिन ने लिखा है, सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत समस्त सामाजिक मूल्यों और संस्थाओं को तथाकथित तर्क संगत स्वतंत्रता की तुलना में गौण मानते हुए सकलवाद की पुष्टि करता है। इसके विपरीत नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत बहुलवाद के अनुरूप है, क्योंकि वे स्वतंत्रता को अनेक मूल्यों में से एक का दर्जा देता है। आगे हम अगर चलते हैं, फ्रेडरिक हेयक स्वतंत्रता को एक नकारात्मक अवधारणा के रूप में देखते हैं। हेयक के अनुसार कोई व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वे किसी और व्यक्ति की मनमानी इच्छा के दमन के अधीन नहीं है। दमन तब होता है जब अपने प्रयोजन के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोजन के लिए अभिकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति की इच्छाओं का पालन करना पड़ता है।
जोर जबरदस्ती से हेय का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है कि उसे वही काम करना पड़ता है जो उसे करने को कहा जाता है। ये तभी होता है जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए धमकाया जाता है। लाइक चलिए इसको हम आगे लेते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़े। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। I just want to explain certain things, not to be fast forward about the topic. समकालीन विचारक मिल्टन फ्रीडमैन 1912-2006 ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में लिखी। मैं इस प्रश्न पर गंभीर विचार किया है कि कौन कौन सी आर्थिक प्रणाली किस किस राजनीतिक प्रणाली के रूपों करती है। फ्रीडमैन का मुख्य निष्कर्ष ये है कि पूंजीवाद के बिना समाज में स्वतंत्रता कायम नहीं हो सकती। अब देखिए, अब जब आप फ्रीडमैन की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की बात कर रही हैं, अब दुनिया के अंदर आर्थिकरण हो गया, व्यक्ति की सोच भी आर्थिकरण होगी और वो राज्य और समाज को भी आर्थिक आधार पर नापदंड में ले आया। अब उसकी स्वतंत्रता का आधार भी आर्थिकता के ऊपर निर्भर रहना शुरू हो गया, जो आज भी है, जो अभी भी व्यक्ति उसी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई विशेष आर्थिक प्रणाली ही किसी विशेष आर्थिक प्रणाली के साथ सामंजस्य बिठा सकती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता। फ्रीडमैन का तर्क है कि पूंजीवाद की आर्थिक प्रणाली दो अलग अलग प्रकारों से स्वतंत्र समाज को बढ़ावा देती है। उनका मानना है कि निजी उद्यम की स्वतंत्रता स्वयं में स्वतंत्रता की विस्तृत अवधारणा का हिस्सा है। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता स्वयं में साध्य है तथा दूसरी तरफ आर्थिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का अनिवार्य साधन है। अब स्वतंत्रता में आर्थिकता उसका साधन बन गई। अब आपने इस चीज का ध्यान देना है। नकारात्मक स्वतंत्रता की बहस को समकालीन अमेरिकी दार्शनिक रॉबर्ट नाजिक ने आगे बढ़ाया है। नाजिक ने लिबर्टेरियनिज्म के क्षेत्र में स्व इच्छातंत्रवाद के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। स्व इच्छातंत्रवाद राजनीति का एक समकालीन सिद्धांत है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वजनिक नीति का प्रमाणिक आधार मानता है। यह विचारधारा कल्याणकारी राज्य को स्वीकार करती है और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता का मूल्य मंत्र बनाती है। साथ ही व्यक्तियों के आपसी संबंध में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करती है। आगे चलते हैं जी हम। सकारात्मक स्वतंत्रता। ऐतिहासिक दृष्टि से स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा नकारात्मक स्वतंत्रता के व्याख्यातों की जातियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आई। नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंध शून्यता हो की स्वतंत्रता माना गया था, जिसमें ये थोड़ा सा सकारात्मक पर हम आते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा के अनुसार स्वतंत्रता का मूल्य तत्व केवल आंतरिक एवं बाहर बंधनों का अभाव मात्र नहीं है, बल्कि इसमें एक अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा छिपी है, जिसकी समझ केवल एक विकसित व्यक्तित्व द्वारा प्राप्त हो सकती है। वस्तुतः व्यक्ति पर उचित बंधनों का रहना उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी माना जाता है। अतः उचित बंधनों का ना होना, अनुचित बंधनों का होना, ये दोनों प्रकार की थोड़ा यहाँ पर आपको स्पष्टता कम नजर आएगी। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में बुनियादी विचार ये है कि हर व्यक्ति के आत्म भाग के दो भाग होते हैं, उच्चतर आत्म और निम्नतम आत्म। व्यक्ति का उच्चतर आत्मा उसका
तार्किक आत्म होता है और व्यक्ति के निरंतर आत्म पर उसका प्रभुत्व होना चाहिए। ऐसा होने पर ही कोई व्यक्ति सकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ में मुक्त या स्वतंत्र हो सकता है। मतलब तर्क के मतलब किसी भी चीज के ऊपर आप अपनी आत्मा मीन के अपने मन से उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकें। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि किसी तरह की दखल अंदाजी ना हो, बल्कि इसमें ये विचार भी शामिल है कि व्यक्ति अपना मालिक और उसका उच्चतर आत्म का निम्नतर आत्म पर प्रभुत्व हो। सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा के समर्थक स्वतंत्रता की परिभाषा स्वराज अथवा स्वामित्व के रूप में देते हैं। इस विचार के अनुसार, आई एम सॉरी, मे बी द एक्सप्रेशन इज रॉन्ग हियर। इस विचार के अनुसार स्वतंत्रता वे व्यक्ति नहीं है जिस पर कोई प्रतिबंध ना लगा हो, बल्कि स्वतंत्रता वे जो तर्क संगत सांध्यों की साधना करता है। बाहर कोई प्रतिबंध ना होने पर भी कोई व्यक्ति अपनी तर्क शून्य इच्छाओं के विषयभूत हो सकता है। आइए जी, जो आपके मन में बहुत ज्यादा सवाल भी आ रहे होंगे। नव मार्क्सवादी विचारक हार्वर्ड मार्क्यूस ने अपनी स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा का समर्थन किया है। बर्लिन सहित बहुत से उदारवादी विचारकों का मानना है स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा के साथ ये खतरा जुड़ा है कि शासक निरकुंश बन सकता है। मगर योर थोड़ा सा और है आपके लिए, मैं वो आपको समझा दूं फिर आगे चलें। यस, बर्लिन द्वारा स्वतंत्रता का नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन उस उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहता है कि जिसके लिए इसे किया गया था। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता का अन्यथा अर्थ करने वालों से इसकी रक्षा करना। अतः मैकफर्सन का सुझाव है कि यदि स्वतंत्रता का विभाजन नकारात्मक सकारात्मक रूप में ना करके प्रति काउंटर एक्सट्रैक्टिव और विकासशील स्वतंत्रता डेवलपमेंटल लिबर्टी के रूप में किया जाए, तो बर्लिन के स्वतंत्रता विभाजन के उद्देश्य अच्छी तरह पूरा। अब व्यक्ति का व्यवहार जो है वो स्वतंत्रता को और तरह से आंकना शुरू हो सकता है। जैसे विकासशील देश शब्द आ गए, देन the person is having its own thoughts of liberty in contemporary times के रूप में बर्लिन के स्वतंत्रता विभाजन का उद्देश्य अच्छी तरह पूरा होगा। इस प्रकार मैक्स फॉन के हाथों में सकारात्मक स्वतंत्रता विकासशील स्वतंत्रता बन जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैक्स फॉन के अनुसार स्वतंत्रता समाज में शोषण करने की शक्ति के भाव का नाम है। इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ समाज में शोषण की शक्ति के भाव को सकारात्मक स्वतंत्रता था स्वयं का विकास करने की स्वतंत्रता की पहली आवश्यकता बताते हुए दोनों का अंतर समाप्त कर देते हैं। अब आइए जी आगे। आइए जी, मानव मुक्ति के रूप में स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा। कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद ने स्वतंत्रता को मानव मुक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अभाव माना है। उनका लक्ष्य मानवीय शक्ति का चतुर्मुखी विकास और ऐसे समाज समुदाय का निर्माण करना है जो मानवीय प्रकृति के रूप में हो। मार्क्सवादी अर्थ है जीवन को संपूर्णता से जिया जाना, शरीर को पर्याप्त भोजन, कपड़े तथा मकान आदि भौतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए आर्थिक क्षमता और साथ ही मस्तिष्क को समृद्ध करने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने तथा अपनी व्यक्तिगत स्थिति को प्रभावी बनाने का अवसर होना। कार्ल मार्क्स के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न समाज की स्वतंत्रता के साथ द्वंद्वात्मक तरीके से जुड़ा है। वे स्वतंत्रता की धारणा को संपूर्ण सामाजिक संबंधों की पृष्ठभूमि में देखता है
और मनुष्य को अकेला समाज से अलग और अहंकारी जीव के रूप में नहीं देखता। पूंजीवादी अमानवीय व्यवस्था पर मार्क्स के प्रहार का अध्याय मानवीय तत्वों, लक्ष्यों और मूल्यों की स्थापना करना है। अब मार्क्स जैसे जैसे यहाँ पर मैं आपको मार्क्स को जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में, तो जब देशों के अंदर आर्थिकता को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ावा शुरू हो गया, जिसको आप कहते हो कैपिटलिज्म माइंड, लोगों का सामान के प्रति उपभोक्तावादी ज्यादा बन गए, तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति व्यक्ति का शोषण करता है, वो एक दूसरे की स्वतंत्रता का आर्थिक आधार पर हरण करता है। वो कहता है हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा, हर चीज की प्रक्रिया एक समान मिलनी चाहिए। मगर पूंजीपति समाज के अंदर वो कहता है हमेशा, like if you can see the in contemporary times, the society is divided into three parts, like upper class, middle class and lower class. So how you can give the definition of the freedom here? For the lower class the freedom is different, middle class are different and the upper class is different. तो ये मार्क्सवादी सोच है जो आर्थिक आधार के ऊपर वो कहता है कि व्यक्ति जो है समाज में अब वो आर्थिकता के आधार के ऊपर अहंकारी हो चुका है। वो अपने आप को एक दूसरे से अलग समझता है कि मेरे पास कितना है, मैं क्या कमाता हूँ, मैं क्या, मेरे को मजदूरी उससे ज्यादा मिली है, मेरे को मजदूरी के लिए ज्यादा आंका गया है, तुम्हें मजदूरी के लिए कम आंका गया है। तो ये जो सारा डिफरेंस है वो कहता है कि ये राज्य के अंदर या समाज में नहीं होना चाहिए, जिससे स्वतंत्रता का हरण होता है। पूंजीवादी अमानवीय व्यवस्था पर मार्क्स के प्रहार का ध्येय अमानवीय तत्वों, लक्ष्यों, मूल्यों की स्थापना करना है। जहां उदारवादी दृष्टिकोण स्वतंत्रता के मात्र राजनीतिक पहलू पर बल देता है, वहां मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक चिंतित दिखाई पड़ता है। अगर आप मार्क्स की लेखनियां पढ़ते हो, अगर आप मार्क्सवाद को पढ़ते हो, तो मार्क्स बार बार कैपिटलिस्ट समाज को लेकर आम व्यक्ति के लिए चिंतित है। वो कहता है कि समाज का और राज्य का जब से आर्थिकरण हुआ है, जहां दुनिया में जब से आर्थिकरण का जन्म हुआ है, तब से व्यक्ति का नैतिक मूल्य जो एक दूसरे के लिए अभाव थे वो खत्म होते जा रहे हैं, जो अभी भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आपके भी दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि हमें उन चीजों की स्वतंत्रता क्यों नहीं है जो पूंजीपति के समाज के लोगों के पास है। कहीं पर मार्क्स हमें अच्छे लगते हैं, उनके भाव अच्छे लगते हैं, मगर मार्क्स को पूरी तरह से हम स्वतंत्रता के आधार पर अपना भी नहीं सकते। कारण ये है कि जिस तरह से समाज वो चाहते हैं उसका बन पाना इतना आसान काम नहीं है। आगे आइए। उदारवादियों की मान्यता है कि मनुष्य जन्म से समान है। समाज में जो आर्थिक विषमता पाई जाती है वह स्वयं मनुष्य के अज्ञान एवं निकम्मेपन का परिणाम होता है। दैट इज वेरी ट्रू कि जिसकी जितनी क्षमता है वो उसके आधार पे अपने आप को आर्थिकरण करता है। इसलिए राजनीतिक कानूनी दृष्टि से सभी मनुष्यों को समान मानने के कारण पूंजीवादी व्यवस्था में उन्हें खुली प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाता है। राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वे इसमें दखल अंदाजी ना करें। दूसरी ओर मार्क्सवादी इस गैर बराबरी पर आधारित स्वतंत्रताहीन समाज के लिए निजी पूंजी के मूल्यों से जिम्मेदार मानता है। आर्थिक गैर बराबरी को मिटाकर ही सच्ची स्वतंत्रता की स्थापना की जा सकती है। There's a lot of things। मैं आगे थोड़ा सा और मार्क्स के ऊपर आपको करके then I should finish my lecture। मार्क्सवाद रूसों के प्रसिद्ध विचार व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सदैव बंधनों में बंधा रहता है को भी अस्वीकार करते हैं। स्वतंत्रता के विचार को स्वतंत्रता एवं आवश्यकता, स्वतंत्रता तथा क्रांतिकारी सामाजिक मानवीय सक्रियता के संबंध में देखते हैं।
हेगल की धारणा है कि स्वतंत्रता आवश्यकता को मान्यता देकर ही प्राप्त की जा सकती है। फ्रीडम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द नेसेसिटी, जिसे एंजल ने अपना लिया है। यहाँ आवश्यकता का तात्पर्य प्रकृति एवं समाज के विकास के वास्तविक नियम, वास्तविक नियमों से चल रहा है कि ये नियम बदले नहीं जा सकते, क्योंकि ये निश्चित नियम है। प्रकृति के गुरु आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी का वास्तविक नियम है। ये अब ये द्वंद्व शुरू हो चुका है आर्थिकता और साइंस का। ये प्राकृतिक नियम आवश्यक नियम है, हमारी इच्छा अथवा अनिच्छा से ये नियम बदल नहीं सकता, ये हमारी इच्छा से स्वतंत्र है। इसी प्रकार प्रकृति के कुछ अन्य नियम भी हैं, जिसे मनुष्य के शारीरिक जरूरतें, भूख प्यास, गर्मी सर्दी आदि, इनका वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करके ही अपने हित में इनका उपयोग किया जा सकता है। भूख मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं होने के कारण इसे ना तो दबा सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, बल्कि इस भूख को समझकर ही इसको मिटाने का तरीका जानकर भूख पर विजय पा सकते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार प्रकृति अथवा ब्रह्मांड के वास्तविक नियमों के अलावा समाज के विकास के भी वास्तविक नियम हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता बल्कि समझा जा सकता है। अब ये वास्तविक नियम वो प्राकृतिक अवस्था से लेकर अभी तक की बात करेंगे, उनको समझकर व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। स्वतंत्रता के संबंध में मार्क्सवादी की एक अन्य महत्वपूर्ण मान्यता कि प्रकृति और समाज के वास्तविक नियमों की समझ स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, प्राप्त नहीं। प्रकृति एवं समाज के ज्ञान के आधार पर मानव तभी स्वतंत्र प्राप्त कर सकते हैं जब वे ज्ञान के आधार पर क्रांतिकारी कार्य करें और समाज को बदलने का प्रयास करें। He is after the revolution कि whenever there will be something not manageable between the state government and the people, the person should do the revolution. So if every time we will do the revolution, so you can also, कहीं पर वो ठीक भी कह रहे हैं, कहीं पर स्थितियों के अनुसार भी चलना पड़ता है। यह ज्ञान प्रकृति और समाज मनुष्य के नियंत्रण को संभव बनाता है, किंतु वास्तविक नियंत्रण के लिए मनुष्य की क्रांतिकारी सामाजिक सक्रियता आवश्यक है। ठीक है जी, अब मैं आपको निष्कर्ष की तरफ ले जाऊंगी। स्वतंत्रता की धारणा एक लंबी जीवन यात्रा तय की है। आज ये यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है। नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, उसके पाश्चात्य गणतंत्रवादी, स्वतंत्रतावादी, समाजवादी, सभी ने स्वतंत्रता का विकास यात्रा में आयाम जोड़ा है। एंड सेना अमर्त्य सेन ने स्वतंत्रता को विकास के साथ जोड़कर स्वतंत्रता के दायरे में आम व्यक्ति को जोड़ लिया है। अमर्त्य सेन द्वारा स्वतंत्रता की एक परिवृद्धि एवं विकास के रूप में व्याख्या निश्चित ही नई सदी में जन सामान्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। But today, if you can say, with this coronavirus, the concept again, the concept of the freedom will be changed again. There will be the more changes will come now, and we will see forward about it. If you will find any, you ask me any question. एक बच्चे ने सवाल पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता कहाँ तक निश्चित है। अब यहाँ पर आपको स्वतंत्रता को व्यवहारिक आधार के ऊपर आंकना पड़ेगा कि आपको राज्य के आधार पर स्वतंत्रता किस किस उसमें मिली है और आपने उसका कैसे प्रयोग करना है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता। थैंक यू सो मच।